हाँ जी, आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते। एक और फटाक से आ गया हूं दौड़ते हुए तुम्हारे सानिध्य सर रैपिड रिवीजन ले आए हैं। अगर इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जाओ, 11th नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स चैनल पर, उस पर जाकर इसका वीडियो देखो और अगले 10 से 12 मिनट में इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है जी, चलो वो डिटेल वीडियो है वन शॉट, ये अपना रैपिड रिवीजन है। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन चालू करते हैं। आपने डिमांड और सप्लाई पूरे चैप्टर्स पढ़े, और उसको जब अलग अलग पढ़ते हो तो उसका यूज जो है ना काफी लिमिटेड हो जाता है। जब इनको साथ में पढ़ते हैं तो इसका यूज जो है ना ज्यादा एक्सपैंड होता है। जैसे कि डिमांड और सप्लाई जब हम पढ़ते हैं, मार्केट के अंदर तीन कंसेप्ट चलते हैं। क्या होते हैं तीन एलिमेंट? डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जब डिमांड और सप्लाई आपका जिस पॉइंट पे टच होते हैं उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। सर क्या होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है सब बताता हूं। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जहां पे नेक टू नेक कंपटीशन है भाई, हर आदमी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और सबकी प्राइसेस फिक्स हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के जो पॉइंट को जब टच करता है, जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की जो दोनों की क्वांटिटी है जब सेम हो जाए, उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या होता है सर? बोलते जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, समझा रहा हूं। शेड्यूल देखो। 2 रुपए की चॉकलेट थी। कितने रुपए की बेटा? 2 रुपए की चॉकलेट थी। तो खरीदने कितने लोग आ गए? देखो, 2 रुपए की चॉकलेट को खरीदने आ गए 100 लोग, और आपके पास चॉकलेट कितनी थी? मात्र 20। तो आप 100 लोग खरीदने वाले आए, मात्र 20 चॉकलेट है, मतलब आपकी डिमांड ज्यादा है और क्वांटिटी कम, मतलब ये एक्सेस डिमांड है। एक्सेस मतलब ज्यादा। क्या चीज ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है। देखो, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, प्राइस ऑफ चॉकलेट, स्टोरेज, कि भैया 40 80 आपके पास जो चॉकलेट्स है वो नहीं है, तो मतलब ये एक्सेस डिमांड है। देखो, 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, 20 चॉकलेट आपके पास है। अब आपने जब प्राइस बढ़ाई तो डिमांड ऑब्वियसली कम होती है, देखो, और आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होती है। देखो, जैसी प्राइस बढ़ाई तो आपकी डिमांड कैसी होगी? 80 लोग खड़े हुए हैं दुकान के बाहर, लेकिन आपके पास सिर्फ 40 चॉकलेट है, अभी भी डिमांड ज्यादा है, तो क्या हुआ? एक्सेस डिमांड है। ठीक है, अब देखो, जैसे आपने 6 रुपए करी प्राइस चॉकलेट की, तो 60 लोग खरीदने आए और 60 ही चॉकलेट आपके पास थी। इस वजह से इस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम बोलते हो, या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन होता है। ये प्राइस को कर दिया जाएगा सेट कि एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए? 6 रुपए, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाए। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, जैसे अगर इसकी प्राइस और बढ़ा दोगे मान लो, तो आपकी डिमांड और कम हो जाएगी लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी। देखो, खरीदने वाले 40 लोग खड़े हैं, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट 80 है, ज्यादा है प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो इसे हम एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन कहते हैं। ठीक है, सेम और बढ़ा दोगे तो डिमांड और कम हो जाएगी, सप्लाई और बढ़ जाएगी। देखो, 100 क्वांटिटी है हमारे पास, लेकिन खरीदने वाले मात्र 20 लोग हैं, तो सप्लाई ज्यादा है। इसको सेम क्या कह रहे हैं? एक्सेस सप्लाई वाला सिनेरियो कह रहे हैं। अब इसका ग्राफ समझो कैसे होता है। देखो बेटा, ग्राफ देखना इसका, ये आपका ग्राफ है। ये जो पॉइंट है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटा, यही पॉइंट इक्विलिब्रियम है जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई कर्व मीट करते हैं। ठीक है, इससे ऊपर जो भी पार्ट है वो एक्सेस सप्लाई होता है, इसके नीचे जो भी पार्ट है वो एक्सेस डिमांड कहलाता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, ये क्लियर है आपको? मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? पॉइंट ई। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी? 6, क्योंकि 6 पे ही आपकी डिमांड फिक्स हुई है, डिमांड और सप्लाई फिक्स हुई है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वही है कि इसी प्राइस पे अब डीलिंग होगी, ये मार्केट ने सेट कर दिया। आप बोलते हो ना परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेट होती है, ये लो हो गई। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पूरी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए? 60 चॉकलेट्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार अब देखो ध्यान से, ये देखो 60 चॉकलेट आपको यहीं पे दिख रही है। अब ध्यान से देखो, वेएबल और नॉन वेएबल इंडस्ट्री क्या होती है? वेएबल इंडस्ट्री वो होती है जिनकी डिमांड और सप्लाई मीट कर सकती है, जैसे कि आपके Amazon होता है, एयरबीएनबी होती है। ऐसी कंपनीज, आप कुछ भी डिमांड करो वो लाकर आपको दे देंगे, ये वेएबल इंडस्ट्रीज होती हैं। नॉन वेएबल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जिनकी डिमांड और सप्लाई मीट नहीं करती है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो नहीं करती। कैसे सर? जैसे कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट। कमर्शियल एयरक्राफ्ट की भाई इतना महंगा होता है कि कोई भी डिमांड नहीं करता है, सब उसकी सर्विसेज लेते हैं, कोई कंपनी ओन करती है उसको, लेकिन इंडिविजुअल सर्विस आदमी सीट खरीद लेगा, लेकिन कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं खरीदता है। ठीक है, नॉन वेएबल इंडस्ट्रीज होती हैं। अब सर, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों शिफ्ट होते हैं, आगे या पीछे, इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। सर उसके रीजंस क्या होते हैं? देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि पेट्रोल और कार
दोनों की प्राइस में अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में अगर चेंज आ जाए तो डिमांड चेंज होगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड जैसे चाय और कॉफी इसकी प्राइस बदल जाए तो डिमांड चेंज होगी। देखो इनकम बदल जाएगी तो डिमांड चेंज होगी। टेस्ट बदल गया, आपको दूसरी कुछ चीजें पसंद आने लग गई तो डिमांड बदल जाएगी। उसके साथ देखो अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है प्राइसेस चेंज होगी तो आप डिमांड आज की चेंज कर दोगे, है ना। फिर आएगा चेंज इन पॉपुलेशन, भैया ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम, ठीक है बेटा। अब देखो सप्लाई क्यों चेंज होता है, सप्लाई की चीजों की वजह से चेंज होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज होंगे तो सप्लाई भी चेंज होगी, ठीक है। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर अदर गुड्स जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स इनके गुड्स की प्राइस में अगर चेंज है तो भी आपकी सप्लाई चेंज होगी। अगर टेक्नोलॉजी का स्टेट कैसा है उसके हिसाब से सप्लाई चेंज होगी, अच्छा है तो अलग होगा, खराब है तो गलत होगा, हाँ या ना। फिर देखो टैक्सेशन पॉलिसी अगर चेंज हो गई तो आपकी सप्लाई पे चेंज आएगा, हाँ या ना। फिर देखो अगर फ्यूचर की प्राइसेस अगर चेंज हो रही तो सप्लाई चेंज होगी। सेम एज ऑन गोल्स बदल जाए फर्म के या नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाए कम हो जाए उसके हिसाब से सप्लाई बढ़ती या घटती है, ठीक है बेटा। चलो अब आप समझ गए, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया। सप्लाई और डिमांड में आपने इसके इफेक्ट्स पढ़े हुए हैं इसलिए मैंने सिर्फ एक गो थ्रू दिया है आपको, ठीक है। वैसे भी ये डिटेल टॉपिक नहीं है, रैपिड रिवीजन है तो मैं सिर्फ ओवरव्यू को बताना है। डिटेल तरीके से जानना है तो जाकर आप फन शॉट देख सकते हो, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब ये मैं सारे आपको डायग्राम नहीं दिखा सकता, ये वन शॉट में अवेलेबल है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देख लो, एक आध में करवा देता हूं। जैसे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड क्या है बेटा, इसके चेंज में हमारा कैसे जो प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है वो कैसे चेंज हो जाता है। देखो इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन में कैसे आपकी प्राइसेस चेंज हो जाती है डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से। देखो अगर सिर्फ सप्लाई चेंज होगी तो क्या होगा, जैसे अगर सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, सप्लाई घट गई तो क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ गई और घट गई तो क्या होगा, ठीक है। अगर दोनों बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं तो क्या होगा। और अगर स्पेशल केसेस जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ऐसी कोई चीज होगी तो क्या करोगे। ऐसे स्पेशल केसेस को भी यहां पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूं इंक्रीज इन डिमांड का, ठीक है बेटा। चलो इंक्रीज इन डिमांड का एक मैं आपको केस समझा देता हूं कैसे होता है। आपको पता है ये पॉइंट जो होता है इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना, हाँ या ना। अब मान लो ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये सप्लाई। सप्लाई कैसा होता है, पॉजिटिवली इंक्रीजिंग होता है। डिमांड कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब देखो डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड, तो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, हाँ या ना। ये देखो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये हो गई आपकी डिमांड दूसरी, क्योंकि ये होगी D1 मान लेते हैं इसको, है ना, ये D1 है। इस पॉइंट पे देखो आपकी क्या हो रही है बेटा, प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो ऐसे केसेस देखने पड़ते हैं, इससे आपकी प्राइस भी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। ऐसी कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती कि चेंज इन डिमांड चेंज इन सप्लाई दोनों चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा। अब जैसे डिमांड और सप्लाई ऐसा है, अब दोनों ही चेंज हो गए तो आप क्या करोगे, ये देखो दोनों ही चेंज हो गए तो प्राइस फिक्स रहती है, ठीक है बेटा, प्राइस फिक्स रहती है, देखो ये फिक्स रहती है। ऐसे कुछ चीजें आपको देखने को यहां पर मिलेंगी, मैंने आपको वैसे भी डिटेल में बताया हुआ है तो आप वन शॉट में जाके देख सकते हो। चलो प्राइस सीलिंग क्या होता है सर, इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट है। और प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग का मतलब है फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, इसके नीचे आपने क्या किया है, एक प्राइस सेट कर दी जिसको आप मैक्सिमम प्राइसिंग कहते हो। क्या कहते हो, मैक्सिमम प्राइस आपने सेट करी है, प्राइस सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, ठीक है बेटा। अब इसके पर्पस क्या है, देखो ब्लैक मार्केटिंग, उसके साथ साथ आपके रैशनिंग सिस्टम और ड्यूअल पॉलिसी, ड्यूअल प्राइस पॉलिसी। ये क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको ये ना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी चीज इतनी महंगी ना हो जाए कि आदमी खरीद ना पाए। जैसे कि बेसिक जो एसेंशियल गुड्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो जीवन जीने के लिए दाल रोटी चाहिए आपको, दाल रोटी मार्केट डिमांड की सप्लाई के चक्कर में इतने महंगे ना हो जाएं कि भैया आदमी खरीद ही नहीं पा रहा है तो जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए सरकार को प्राइस सीलिंग करनी पड़ती है, मैक्सिमम प्राइसिंग करनी पड़ती है। रैशनिंग सिस्टम जो वही राशन कार्ड वाली बात है कि आप रैशनिंग कर रहे हो कि किस पुअर आदमी को कैसे आप मिनिमम प्राइस में चीजों को दे सकते हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ब्लैक मार्केटिंग क्या है, ओवर दी मार्केट प्राइस के ऊपर आप चीजों को बेचते हो, वो ना हो तो आप मैक्सिमम प्राइस सेट कर देते हो। और प्राइस फ्लोरिंग उसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है बेटा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट होती है, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लोर रेफरेंस है। जैसे कि मान लो मार्केट में कोई चीज बिक रही है आपकी 50 रुपए की, ठीक है, मार्केट में कोई चीज बिक रही है 5 रुपए की, भाई 5 रुपए गेहूं पर केजी लेंगे हम, लेकिन भाई किसानों को पुरेगा ही नहीं वो,
किसानों को उसका कोई फायदा ही नहीं है, तो एमएसपी सेट किया जाता है, प्राइस फ्लोरिंग या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये ऐसा प्राइस होता है जहां पे किसानों को फायदा होता है। ये किन कारणों की वजह से होता है, ध्यान से देखो, ये होता है इन कारणों की वजह से कि अगर एमएसपी आपने किया है, अगर आपने बना दिया है, आपने एक सेट कर दिया है प्राइस, तो देखो, सिंस प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल दे ऑल दे वांट टू सेल, दे इलीगली सेल द गुड्स एंड सर्विस बिलो द मिनिमम प्राइस। अब प्रोड्यूसर क्या होता है प्रोड्यूसर जैसे फार्मर है, फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो उनकी जो प्राइसेस है अगर वो बहुत ही कम हो गई तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तो सरकार क्या बोलेगी, भैया एमएसपी सेट कर दो, इसके नीचे कोई भी प्राइस नहीं है, आप इस प्राइस पे ना हमें बेच देना चीजों को, हम खरीद लेंगे आपसे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। और सरकार जब सामान खरीद लेती है तो उसको क्या करती है, उसका वो बफर स्टॉक भी बना लेती है। बफर स्टॉक क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी चीज जो है वो आप ऐसे स्टॉक को इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे कि मान लो आपने गेहूं चावल ऐसी कई सारी चीजें रखी हैं, गेहूं चावल ऐसी कई सारी चीजों को आपने स्टोर करके रख लिया। अब मान लो किसी जगह बाढ़ आ गई, किसी जगह अर्थक्वेक आ गया, अब आपको अचानक से खाने की जरूरत है, तो भैया हर चीज महंगी हो जाएगी ना, तो आपने क्या किया, आप बोलोगे भैया बफर स्टॉक हमने निकाला है, ये जाके इसको दे दो, ठीक है, ये जाके इनको दे दो। दैट इज क्या है, व्हेन मार्केट प्राइसेस इज वेरी लो, then what the government feels should be given to the farmers producer, it purchases the commodity at higher prices from the farmers, farmers से market price से higher rate पे खरीदते हैं, so as to maintain stock of the commodity with itself to be released in case of shortage of commodity in future, कि किसी भी टाइप का शॉर्टेज आए, कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं पर कोई इमरजेंसी आ जाए, उन केसेस में आप इन बफर स्टॉक को रखते हो। देखो हर साल प्रोडक्शन एक्सेस होता है, तो किसी जगह अगर आपको कम हो गया तो आप उसको बैलेंस आउट कर दोगे, ठीक है बेटा। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, देखो इट मींस प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग में डिफरेंस क्या है, ये अपर लिमिट होता है, इंपोजिंग ऑफ अपर लिमिट, ये क्या होता है, इंपोजिंग ऑफ अ लोअर लिमिट। ये इक्विलिब्रियम प्राइस की कहां सेट होता है बेटा, ये लोअर पे सेट होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर लेवल पे सेट होता है, और ये क्या होता है भैया, अबव पे सेट होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट होता है, ठीक है। दोनों चीजें आपको देख लेना, ये देखो लोअर लिमिट होता है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट होता है, ये अपर लिमिट है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस के लोअर सेट होता है। इसके पीछे के लॉजिक मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट में करवाए हैं, ठीक है बेटा। इसका पर्पस क्या है, असेंशियल गुड्स इतने भी महंगे ना हो जाए कि भैया लोग खरीद ही ना पाए, और यहां पे क्या है भैया, प्रोटेक्ट करना है आपको कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, ऐसा ना हो कि भैया उसको कोई मुनाफा ही ना हो, ठीक है बेटा। फिर आता है ये किस केस को लीड करता है, ये एक्सेस डिमांड को लीड करता है और ये एक्सेस सप्लाई को लीड करता है, ठीक है बेटा जी। चलो यही था हमारे इस चैप्टर में, बाकी मिलेंगे दूसरी क्लासेस में बेटा। ढेर सारा ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए और आप अगली मेहनत करते रहिए अगले नेक्स्ट टॉपर बनने की। थैंक यू सो मच एवरीवन।